हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये 6-7 छोटी छोटी वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी। तो आप लोग बोलोगे कि सर आपकी बीवी जो है आपको रोज इतनी डांट मारती है, फिर भी आप चुपचाप सुनते रहते हो, रोने नहीं लग जाते। तो आप अपना साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख रहे हो, एक बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है बैलेंस। बट ऑब्वियसली हम लोग साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम लोग ये वाले बैलेंस की बात करेंगे, है ना। वो बैलेंस जो फोर्स से रिलेशन रखता है। और क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैं शिप्स, सबमरीन्स या ओएनजीसी के जो ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका डिस्कशन कर सकता हूँ। तो मान लीजिए जैसे आप एक शिप की बात करते हैं, तो जो बच्चे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का सब जगह सिलेक्शन होगा। अगर उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो उनका सिलेक्शन होगा जगह जगह पर। तो कुछ बच्चे जो हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जाएंगे, तो वो वहां पे देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जैसे कि 200 मीटर लंबे, 250 मीटर लंबे शिप्स होते हैं। तो ये मान लीजिए एक शिप है, ठीक है। शिप का जो फ्रंट साइड होता है ना उसको बो कहते हैं, और इसका जो बैक साइड होता है उसको कहते हैं स्टर्न। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो हटा लेता हूँ। तो शिप का जो फ्रंट साइड है वो है बो, इसका जो बैक साइड है वो है स्टर्न, और इसकी जो मेन बॉडी होती है जो अभी आपको दिखाई दे रही है इसको हम हल कहते हैं। और ऑब्वियसली ये अपनी नोज की डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन को मैं एक्स नाम दे देता हूँ। और बाकी जो दो डायरेक्शंस होंगी वो मेरी वाई और जेड डायरेक्शन बन जाएंगी। तो दरअसल एक्स डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहलाती है, और वाई जेड डायरेक्शन ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाती है। और यस, ये बात भी सही है कि हल के ऊपर, तो वैसे हल का जो टॉप सरफेस होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं डेक। और हल के ऊपर कुछ टावर्स होते हैं जहां पर कैप्टन खड़ा होके बाइनोकॉलर्स की मदद से दूर दूर देखता रहता है, साथ में अपना स्टेयरिंग व्हील भी घुमाता रहता है और अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है। इनको बोलते हैं आइलैंड, इनको बोलते हैं आप आइलैंड। तो जितने भी दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, बेसिकली जो ओपन पैसेजेस होते हैं, ओपन डोर्स होते हैं, वो डेक के ऊपर यानी कि आइलैंड में होते हैं। तो जैसे पैसेंजर शिप्स होंगे, है ना। तो पैसेंजर शिप्स में क्या होता है, वहां पे कितने सारे लग्जरी रूम्स होते हैं जिनमें खिड़कियां होती हैं, आप बाहर देख सकते हो। तो वो सारे रूम्स आइलैंड में होंगे, ओपन डोर्स आइलैंड में होंगे। तो अगर आपका डेक पानी के नीचे चला जाए तो वो दरवाजे और विंडोज जो है पानी को एक्सपोज्ड हो जाएंगे, पानी अंदर आ जाएगा और हमारा शिप जो है सिंक कर जाएगा। तो जब भी आप शिप्स को, सबमरीन्स को, इन सब चीजों को डिजाइन करते हैं, आपका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि ये शिप्स जो हैं सिंक ना करें। और उसके लिए हम लोग ब्योएंसी में सीखते हैं। हम लोग ब्योएंसी में क्या सीखते हैं, आप बोलते हो हर बॉडी की एक एवरेज डेंसिटी होती है, और अगर वो एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाए तो बॉडी फ्लोट करेगी, और अगर वो डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर हो जाए तो बॉडी अपनी पोजीशन पे टिकी रहेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम यूज करते हैं शिप्स के लिए, और ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं सबमरीन्स के लिए। और अगर एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो वो बॉडी सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, जैसे कि पत्थरों के केस में होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि शिप को फ्लोट कराना है या सबमरीन को अपनी पोजीशन पे टिकाना है, जिसके लिए हम ये वाली कंडीशन अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एनीवेज, बट आज हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब शिप आगे बढ़ता है तो समुद्र में जैसे वेव्स आती रहती हैं, ठीक है। तो उन अप एंड डाउन वेव्स के कारण शिप क्या करेगा, गोता खाएगा, डाइव करेगा। तो जैसे डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन ऐसे डाइव करती है, इस तरह से डाइव करते हुए चलती है, वैसे शिप भी ऐसे डाइव करता है। यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है, किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है। इस रोटेशनल मोशन को हम पिच कहते हैं, ये डाइविंग को पिच कहते हैं। और पिच को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो हमारा बो है ना, बो को पर्टिकुलर प्रोफाइल्स देते हैं। तो आज हम वैसे पिच की बात नहीं कर रहे, तो इसको अभी कट कर दो। उसी तरह कई बार क्या होता है, शिप तो आगे जा रहा है मगर
एक एंगल पर वेव्स आ रही हैं, तो वेव्स क्या, ये शिप जा रहा है ऐसे और वेव्स आ रही हैं ऐसे एंगल पर, ठीक है। तो बेसिकली शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, मैं कैमरा थोड़ा पीछे कर देता हूँ। ये जा रहा है शिप ऐसे जा रहा है और वेव्स ऐसे एंगल पे आ रही हैं, ठीक है। तो इनके कारण क्या होगा, ये जो वर्टिकल एक्सिस है यानी कि वाई एक्सिस है, तो शिप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इसको बोलते हैं यॉ। अब आप यॉ को कैसे कंट्रोल करते हो, यॉ को कंट्रोल करने के लिए शिप की जो बैक साइड होती है वहां पे जो प्रोपेलर लगा होता है उस प्रोपेलर का एंगल चेंज कर सकते हैं, है ना। स्टीयरिंग व्हील की मदद से उस प्रोपेलर का एंगल चेंज करते हैं, तो यॉ कंट्रोल होता है। मगर आज हम यॉ की भी बात नहीं करेंगे, आज दरअसल हम बात करेंगे साइड वेव्स की। तो जो वेव्स साइड से आती हैं, तो जब ये वेव्स शिप के साथ टकराएंगी तो क्या होगा, ये वेव्स क्या करेंगी, शिप को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगी, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेंगी। तो ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है इसको आप बोलते हैं रोलिंग। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि भैया हमारा जो शिप है वो भैया 35 डिग्री तो क्या 50 डिग्री 60 डिग्री का रोल भी झेल जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हम यही कंडीशन करने वाले हैं, झेलने नहीं वाले, यही कंडीशन डिटरमिन करने वाले हैं कि रोलिंग के दौरान ये बॉडीज अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखती हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को, बॉडी को फ्लोट करना, बॉडी का यो अंडरस्टैंड करना, पिच अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मगर हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे जो है रोलिंग। चाहे सेमेस्टर सिलेबस हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेस, इन लोगों को इतना ही करना है। मगर जो नेवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक्स काफी बड़े हैं, उन लोगों के लिए तो ये टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर्स की फॉर्म में है। तो मैं नेवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, मगर बाकी सभी ब्रांचेस को सेटिस्फाई कर दूंगा। और हमारे को जो कंडीशन मिलने वाली है, हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है वो कहाँ कहाँ यूजफुल है, तो वो रिजल्ट जो है हमारे कार्गो शिप्स को डिजाइन करने में हेल्प करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिजाइन करने में हेल्प करता है। ये देखो, ये मैत्सुई का ऑयल टैंकर है, ये आपका कॉर्डिलिया का क्रूज शिप है, ये आपका ओएनजीसी का ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये ओएनजीसी का सेकंड ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म था और एक्चुअल में ये फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं। और ये आपकी सीमेंस की विंड टर्बाइंस हैं, फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस हैं, या फिर सबमरीन्स हैं, या फिर फ्यूचर की जो सिटीज होंगी। तो इन सभी सिस्टम्स के केस में सबसे पहले तो इनको फ्लोट करवाना है और दूसरा इनको स्टेबल यानी कि बैलेंस करना है। तो हम लोग स्टेबिलिटी यानी बैलेंस की बात करेंगे, मगर रोलिंग के एस्पेक्ट में। और एक चीज ध्यान रखना है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। दरअसल ये जो शिप्स हैं, जस्ट इनका साइज इमेजिन करो। तो ये कार्गो शिप है मार्स्क का और मेर्स्क। तो मुझे अभी भी याद है कि छोटे होते मेर्स्क के ट्रेन जाती होती थी, मतलब ट्रेनों पे मेर्स्क के डिब्बे रखे रहते थे। तो आप देख सकते हो कि शिप पे कितने हजारों कंटेनर्स हैं और एक कंटेनर एक ट्रेन की बोगी जितना बड़ा होता है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि ये शिप का साइज कितना बड़ा है। उसी तरह अगर हम कॉर्डिलिया क्रूज शिप की बात करें, ये देखो ये बस है, एक बस है। जरा इस शिप की हाइट इमेजिन करना, इसमें 10,000 पैसेंजर्स होंगे, हर पैसेंजर का अपना लगेज होगा। तो ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये बहुत हैवी चीजें हैं और इनके जो इंटीरियर क्रॉस सेक्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो सारी कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है। मगर हम लोग जो फाइनल कंडीशन अचीव करनी होती है, हम सिर्फ उस कंडीशन की बात करेंगे। ऑब्वियसली हम इस शिप को स्टेबल नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ा है और इसका इंटरनल क्रॉस सेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। मगर जो कैलकुलेशन की जाती है वो एक फाइनल कंडीशन को अचीव करने के लिए की जाती है, हम उस फाइनल कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं पूरी टॉपिक को कुछ वीडियोस में डिवाइड करूंगा। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज स्टेबिलिटी। तो सारा थ्योरी भी लिखेंगे ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी पूरा एक्सप्लेन करके आ सको व्हाट इज स्टेबिलिटी। एक बार हमें स्टेबिलिटी समझ आ गया
तो स्टार्टिंग में हमने खिलौना देखा ना, रोली पोली टॉय कहते हैं उसको। तो स्टार्टिंग में जो हमने खिलौना देखा उसको यूज करके देखेंगे कि हाउ टू मेक बॉडी स्टेबल, किसी चीज को स्टेबल कैसे बनाते हैं। तो पहली वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में सीखेंगे स्टेबिलिटी होती क्या है, और दूसरी 10-15 मिनट की वीडियो में देखेंगे हाउ टू मेक बॉडी स्टेबल। और तीसरी जो वीडियो होगी उसमें क्या करेंगे, जो हमने सेकंड वीडियो में सीखा उसको हम अप्लाई करेंगे ताकि हम सबमरीन्स को और हॉट एयर बैलून्स को स्टेबल बना सकें। दरअसल सबमरीन्स जो होती हैं वो सबमर्ज्ड बॉडी का एग्जाम्पल होती हैं। और चौथी वीडियो में हम लोग फ्लोटिंग बॉडी यानी कि शिप्स को स्टेबल बनाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। और शिप्स की बात करते करते यानी फ्लोटिंग बॉडीज को जब हम स्टेबल बनाते हैं तो एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं मेटा सेंटर, और कॉरेस्पॉन्डिंगली एक लेंथ आती है मेटासेंट्रिक हाइट। दरअसल ये जो मेटासेंट्रिक हाइट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जब भी हम शिप को डिजाइन करते हैं। जैसे मान लो एक तो हो गया क्रूज शिप और एक हो गया नेवी का शिप, इनके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं वो इनकी मेटासेंट्रिक हाइट होती है। तो हम देखेंगे मेटासेंट्रिक हाइट क्या है और मेटासेंट्रिक हाइट कैसे रोलिंग का जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है उसको डिसाइड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डिसाइड करती है। और हम ये भी देखेंगे कि क्रूज शिप्स का मेटासेंट्रिक हाइट कैसे डिसाइड करते हैं और डिफेंस शिप्स का मेटासेंट्रिक हाइट कैसे डिसाइड करते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेमेस्टर हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये वीडियो सफिशिएंट है। मगर एक काम और करेंगे, एक वीडियो और बना लेंगे मिसलेनियस का। तो जैसे मुझे कुछ फैक्ट्स पता हैं, कुछ मजेदार फैक्ट्स पता हैं, तो वो मैं मजेदार फैक्ट्स आपको यहाँ पर बता दूंगा मिसलेनियस में, ठीक है। तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। ये सिर्फ इंट्रो था, मगर रैप अप करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कि किसी बॉडी को फ्लोटिंग या सबमर्ज्ड बॉडी कब कहते हैं। तो इसके लिए ना हम 3 एग्जांपल्स लेंगे। पहला एग्जांपल तो एक सबमरीन का है। तो ये पानी का टॉप सरफेस है और सबमरीन जो है पूरी तरह से पानी के अंदर है। तो ये सबमरीन की मेन बॉडी है। सबमरीन के ऊपर भी एक आइलैंड होता है और सबमरीन के पीछे प्रोपेलर भी होता है ना, ये सबमरीन है। दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरे एग्जांपल में एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें ऊपर ऑयल है और नीचे पानी है। तो भैया ये आपके पास ऑयल की बहुत बड़ी लेयर है और मे बी इस ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.6, और ऑयल के नीचे पानी की बहुत बड़ी लेयर है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, पता नहीं आप लोग, अच्छा आप लोग शायद नहीं सुन पा रहे होगे, मगर तेजस जा रहे हैं अभी। तो मैं बैंगलोर में रहता हूँ ना, तो HAL का जो HAL और एयरफोर्स दोनों ही यहाँ पर हैं। तो कंटिन्यूसली कई लगातार जो है ऑलमोस्ट हर रोज तेजस की शॉर्टेज होती रहती हैं। तो अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, मैं बाहर भाग जाता होता हूँ देखने के लिए। एनीवेज, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ ये कंडीशन चेक कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 और उसको गिरा देंगे। तो ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल से ज्यादा है, तो ऑयल के लिए तो वो सिंक कर जाएगा, मगर पानी से कम है, पानी के लिए फ्लोट करेगा। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। और तीसरा एग्जांपल जो है वो शिप का ले लेते हैं। तो शिप के केस में क्या होता है, ये आपके पास शिप आ गया, ये आपके पास शिप आ गया। शिप का कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा और कुछ हिस्सा बाहर यानी कि एयर में होगा, ठीक है। ये एयर है और ये वाटर है। अब इन 3 बॉडीज में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो पहले केस में बॉडी के ऊपर भी पानी है और बॉडी के नीचे भी पानी है। सेकेंड केस में बॉडी के ऊपर ऑयल है और नीचे पानी है। और थर्ड केस में बॉडी के ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ब्योएंट फोर्स लिखते हो तो ब्योएंट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है कि भैया ऑब्जेक्ट के कारण कितना फ्लूइड मिसिंग है। तो बॉडी का कुछ हिस्सा ऊपर वाले फ्लूइड के अंदर है, तो आप क्या बोलोगे, वेट ऑफ अपर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बोलोगे। बॉडी का कुछ हिस्सा, बीवी का फोन आ रहा है, अभी काट देता हूं फिर इमीडिएटली कॉल कर लूंगा। बॉडी का कुछ हिस्सा नीचे वाले फ्लूइड में है, तो नीचे वाला भी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, तो वेट ऑफ लोअर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ गया।
और वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ अपर फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ अपर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, प्लस डेंसिटी ऑफ लोअर फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ लोअर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ऐसे लिखेंगे। अब एक चीज नोट करो, जो पहला केस था, पहले केस में ऊपर वाला फ्लूइड भी वाटर है, नीचे वाला फ्लूइड भी वाटर है, तो दोनों फ्लूइड की डेंसिटी सेम है, यानी कि ये दोनों बुओयंट फोर्स कंपेरेबल है, ठीक है। उसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल भी ले लें तो सेकंड एग्जांपल में अपर फ्लूइड की डेंसिटी है 600 kg पर मीटर क्यूब और लोअर फ्लूइड की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऑब्वियसली ये दो डेंसिटी सेम नहीं है मगर कंपेरेबल है, यानी कि सेकंड केस में भी ये वाली जो बुओयंट फोर्सेस आएंगी ये कंपेरेबल आएंगी। सो इस तरह की बॉडीज जहां ऊपर का फ्लूइड और नीचे का फ्लूइड डेंसिटी कंपेरेबल हो, यानी ऊपर के फ्लूइड की बुओयंट फोर्स और नीचे की फ्लूइड की बुओयंट फोर्स कंपेरेबल हो, ऐसी बॉडीज को आप सबमर्ज्ड बॉडीज बोलते हैं। तो चाहे एग्जांपल 1 हो चाहे एग्जांपल 2 हो, इनको हम बोलेंगे सबमर्ज्ड बॉडीज बोलेंगे। और जब हम सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस का मतलब है थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस में ऊपर का फ्लूइड है एयर, नीचे का फ्लूइड है वाटर, तो एयर की डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो भैया ये वाली जो टर्म है ये काफी छोटे आने वाली है, जैसे 900 टाइम्स छोटे आने वाली है एज कंपेयर टू सेकंड टर्म। ऊपर वाले फ्लूइड की जो बुओयंट फोर्स है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू द बुओयंट फोर्स ऑफ सेकंड लोअर फ्लूइड। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले फ्लूइड की बुओयंट फोर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की बॉडीज जहां ऊपर वाली फ्लूइड की बुओयंट फोर्स को निग्लेक्ट किया जा सकता है उनको हम फ्लोटिंग बॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा हमेशा लिक्विड गैस इंटरफेस पे होगा। तो आप सीधा बोलेंगे केस 1 किसका एग्जांपल है? सबमर्ज्ड बॉडी का एग्जांपल है। तो वैसे सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, ठीक है, सबमर्ज्ड बॉडी। केस 2 भी किसका एग्जांपल है? सबमर्ज्ड बॉडी का एग्जांपल है। और केस 3 किसका एग्जांपल है? फ्लोटिंग बॉडी का एग्जांपल है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, और सेकंड वीडियो जरूर देखो क्योंकि मजा आने वाला है, बहुत सारी मजेदार चीजें सीखेंगे। इनफैक्ट सबमरीन का लेआउट भी देखेंगे आने वाले टाइम में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू। और थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन के लिए सॉरी, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइट्स में क्या पोजीशन होनी चाहिए। सो बहुत बढ़िया बढ़िया लाइट्स लगी हुई हैं पर फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। एनीवेज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।